400 पार आखिर क्यों। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों का लक्ष्य रखा है। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, विपक्ष ने मोदी के इरादों पर खुलेआम सवाल उठाने शुरू कर दिए। अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथ इस बार बड़ी हार का सामना करने जा रही है, लेकिन अगर इन्हें जनसमर्थन से ये सीटें मिल गईं तो देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। विपक्ष के बड़े नेताओं का आरोप है कि बीजेपी कमजोर तबके के आरक्षण को खत्म कर देगी और भारत में रूस की तरह सिर्फ एक नेता का साम्राज्य चलेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के दावों को उनकी हार करार दिया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि वो पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने देश के विकास को रफ्तार और सीमाओं पर दुश्मन को खबरदार करने का काम किया है और आगे भी बड़ा बहुमत चाहिए, लेकिन वो इसलिए ताकि भारत का सीना सदा दुनिया के सामने तना रहे। चुनाव में भीषण रण, सीटों की संख्या पर जंग। मोदी का टारगेट चुनाव में 400 प्लस लक्ष्य सेट। विपक्ष की आशंका, संविधान बदलेगा, आरक्षण हटेगा। बीजेपी का रुख साफ, विकास को रफ्तार, दुश्मन खबरदार। कश्मीर राम मंदिर, द्वीप, मोदी के विपक्ष पर तीर। SC ST OBC आरक्षण, अपोजिशन की मंशा पर शक। दस साल से पूर्ण बहुमत, 24 के लिए दिखाया डर। राजनीति में स्थिरता, सीमा की रक्षा, शाह की गर्जना। राहुल केजरीवाल, अखिलेश, 400 पार पर बड़ा क्लेश। मोदी शाह शर्मा बताया 400 पार वाला सपना। तो लोकसभा चुनाव 2024 में 400 पार सीटों पर केंद्र और विपक्ष के अलग अलग आरोप और तर्क हैं। पीएम मोदी समेत एनडीए के बड़े नेता इसे मजबूत और विकसित भारत से जोड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष भारत के लोकतंत्र पर बड़े खतरे की आशंका जाहिर कर रहा है। लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें हासिल करना किसी भी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी बात है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए एक दशक से देश की बागडोर संभाले हुए है। वहीं विपक्षी दल किसी भी तरह 10 साल से पहले वाले मंजर को संसद भवन में दोहराना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के मतदान के बीच पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की धार में एक जनसभा की। इस दौरान मोदी ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। इस रैली की ज्यादा अहमियत इसलिए रही क्योंकि यहां पर जनता के सामने प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें हासिल करने के लक्ष्य के पीछे की मंशा जाहिर की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं कि एनडीए को 400 सीटें मिल गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। इनको पता होना चाहिए कि 2014 से 2019 और 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए और एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का समर्थन तो था ही। चुनाव रैली में पीएम मोदी ने कहा, हम 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं ताकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की साजिश को रोक सके। कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू न कर सके, अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे। अपोजिशन पर हमले को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हम चुनाव में 400 सीटें इसलिए चाहते हैं ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन
खाली द्वीप दूसरे देश को न सौंप दे। SC ST OBC को मिले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक के लिए डाका न डाले। कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात OBC न घोषित कर दे। इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा झूठ चलाते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। वोट बैंक का ताला पड़ गया है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे पास पिछले 10 वर्षों से संविधान को बदलने के लिए बहुमत था। हमने कभी ऐसा नहीं किया। बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास बीजेपी का नहीं है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस का रहा है। गृह मंत्री शाह ने आगे कहा कि हाँ, हम 400 सीटें चाहते हैं क्योंकि हम देश की राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि हम देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमने 10 सालों में अपनी सीटों का उपयोग कैसे किया? अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में, 3 तलाक को खत्म कर राम मंदिर का निर्माण UCC लाने में। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बीजेपी नेताओं ने 400 लोकसभा सीटें जीतने के मिशन को स्पीड पकड़ा दी है। हालांकि इस आंकड़े के पीछे की वजह पर अलग अलग विचार और दृष्टिकोण हैं। बीजेपी के 400 सीट के टारगेट को समझने वाले नए शख्सियत का नाम असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने चुनावी रैली में कहा कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 के पार पहुंच जाएगी, तब मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। शर्मा के मुताबिक पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने और मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए एनडीए को लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए? तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था, हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का अभी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए प्रचंड प्रचार में जुटे हैं। जब विपक्ष की तरफ से इन सीटों को हासिल करने पर सवाल उठे, तो पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह अपने इरादे भी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष इन दावों से संतुष्ट नहीं है। अपोजिशन चुनावी प्रचार में लगातार बीजेपी और एनडीए की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। अब ये जनता जनार्दन ही तय कर रही है
कि किसके दावे सच्चे हैं और किसके फसाने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के लिए लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतना चाहती है। अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में तानाशाही लाना चाहती है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी पहले से केजरीवाल की राह पर बयान देता रहा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी बीजेपी की मंशा पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का दावा है कि मोदी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चले थे। हालांकि जैसे जैसे मतदान के चरण आगे बढ़े, अब बीजेपी को 150 सीट जीतना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ में राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। राहुल घुमाकर जनता के सामने ये जता रहे हैं कि अगर एनडीए 400 सीटों का विशाल लक्ष्य हासिल कर लेता है तो चुनाव के बाद संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा और भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को असली बात नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और आप सब मिलकर देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटीज के लोग मिलकर इस किताब का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करने जा रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में हिस्सेदार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के लिए लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतना चाहती है। अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा होने के एक दिन बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में तानाशाही लाना चाहती है। ये कह रहे हैं हमें 400 सीट, 400 पार, 400 पार। हमने इनसे पूछा 400 सीट क्यों चाहिए? बोले मोदी जी को बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हमने कहा क्या बड़े काम करने हैं? बताया नहीं इन्होंने। फिर बड़ा खोद खोद के पूछा तो पता चला मोदी जी को रिजर्वेशन खत्म करना है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगर इनका बहुमत आ गया तो ये SC, ST, OBC इनका रिजर्वेशन खत्म करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म करेंगे, दोबारा चुनाव कराने बंद कर देंगे। इस देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। आम आदमी पार्टी है केवल जो इन लोगों से लड़ रही है। इसी वजह से ये हमारे पीछे पड़े हैं। हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल रखा है, लेकिन हमारे लिए कोई जेल, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। एक बड़ा काम तो इन्हें ये करना है, जैसे रशिया के अंदर चुनाव ही नहीं होते, पुतिन ने वहां पे संविधान बदला, पुतिन ही पुतिन चलता है। यहां भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या हमें तानाशाही चाहिए? क्या हमें लोकशाही खत्म करनी है? क्या हमें जनतंत्र खत्म करना है? हम किसी भी हालत में मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन लोकशाही खत्म नहीं होने देंगे इस देश के अंदर से। दोस्तों, इस देश के अंदर से तानाशाही नहीं आने देंगे। इस देश के अंदर ये लोग बता रहे हैं हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है, रिजर्वेशन खत्म करना है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी भारत का संविधान बदलकर रूस की तरह करना चाहती है। जिस तरह व्लादिमीर पुतिन रूस में एक छत्र राज कर रहे हैं, केजरीवाल का दावा है कि 400 सीटें जीतने के बाद भारत में भी मोदी उसी तरह सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। वहीं लखनऊ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अब तक चुनावों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि बीजेपी अब 400 नहीं 543 में 400 के बाद बची 143 सीटें देख रही है और 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के नीचे पहुंचा देगी। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे,
अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। कुल मिलाकर विपक्ष दावा कर रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें बड़े पैमाने पर कम हो रही हैं। वहीं साथ में ये भी आशंका जताई जा रही है कि अगर पार्टी की अगुवाई में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल गया तो देश के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। अब 4 जून दूर नहीं, लिहाजा आम चुनाव के अंजाम के रोज ही पता चलेगा जनता ने किसके दावों पर भरोसा किया और किसके वादे पब्लिक को रास नहीं आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव में 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। वहीं एनडीए के लिए वे 400 पार की बात कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव अब अंतिम पड़ाव की ओर है, लिहाजा दावे और उन पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे ठोस चुनावी आंकड़े ऐसे भी हैं जिन्हें डिकोड करना जरूरी हो जाता है, जो भविष्य की तस्वीर को एक हद तक साफ जरूर कर देते हैं। 2019 में जब बीजेपी ने फिर सत्ता में वापसी की, तब उसकी जीत 2014 से कहीं बड़ी थी। उसका कारण यह था कि बीजेपी ने अपने वोट शेयर में बड़ा इजाफा किया था, उसकी सीटों की टैली में सुधार हुआ था और उसने उन सीटों को भी अपने नाम किया था जो पहले कभी बीजेपी नहीं जीत पाई थी। कहना चाहिए कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपना वोटर बेस बढ़ाने का काम किया था। 2014 तक जिन सीटों पर बीजेपी को कोई जानता भी नहीं था, वहां पर रणनीति के तहत प्रचार किया और फिर सबसे बड़े उलटफेर भी देखने को मिल गए। बीजेपी ने 2019 में कुछ ऐसी सीटें अपने नाम की थी जो पहले वो करने में कभी सफल नहीं रही। इसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, तेलंगाना जैसे राज्यों की लोकसभा सीटें खासतौर से शामिल रही हैं। एक नजर पश्चिम बंगाल की उन सीटों पर जो 2019 में बीजेपी ने पहली बार अपने नाम की। बंगाल में पहली बार जीत अलीपुरद्वार, बलूरघाट, बंगोर, बंकुरा, बरकपुर, विष्णुपुर, वर्धमान, दुर्ग, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, झाड़ग्राम, मालदा, उत्तर मेदिनीपुर, पुरुलिया, रायगंज, रानाघाट। बंगाल की वो सारी सीटें हैं जहां पर पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बड़ी बात यह थी कि 2019 में अमित शाह का बंगाल पर खास फोकस था। पीएम मोदी ने खुद 17 रैलियां अकेले बंगाल में की थी। ऐसे में उस मेहनत का ही ये परिणाम था कि बीजेपी ने बंगाल में 2 सीटों से अपना आंकड़ा बढ़ाकर 18 सीटें कर लिया था। वैसे बंगाल के अलावा हरियाणा की भी कुछ ऐसी सीटें सामने आई जहां पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की थी। ये सीटें थी सिरसा, हिसार, रोहतक। हरियाणा में इस बार बीजेपी की मुश्किलें ज्यादा हैं। मनोहर लाल खट्टर सीएम नहीं है, नायब सिंह सैनी को कुर्सी सौंपी गई है। इसके ऊपर निर्दलियों ने अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया है। ऐसे में सरकार पर संकट पहले से मंडरा रहा है। वहीं जाटों की नाराजगी भी कुछ इलाकों में जमीन पर बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन रही है। नूह, शिकरावा जैसे इलाकों पर कांग्रेस हावी है। ऐसे में अगर फिर बीजेपी को हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीतनी है, उसे जमीन पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बात अब दक्षिण भारत की। कर्नाटक की चामराजनगर, चिकबल्लापुर, कोलार लोकसभा सीटें बीजेपी ने 2019 में पहली बार जीती। दक्षिण के राज्य कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 26 सीटें अपने नाम की थी। इस बार पार्टी कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन में लड़ी है। ऐसे में दक्षिण कर्नाटक में वो अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत होती देख रही है। लेकिन एक बड़ी चुनौती ये रही कि कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार है। पिछले साल प्रचंड बहुमत के साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी ने बीजेपी को इस राज्य की सत्ता से बाहर कर दिया। ऐसे में बीजेपी का प्रदर्शन कर्नाटक में तभी बेहतर आ सकता है जब उसने जमीनी स्तर पर मतदान से पहले बेहतर काम किया हो। 2019 में बीजेपी ने ओडिशा की बरगा, भुवनेश्वर, संबलपुर सीटें पहली बार जीती थी। ओडिशा में इस बार बीजेपी के लिए दिलचस्प स्थिति बनी रही। ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि पार्टी इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली है। उस चर्चा की वजह से कहा गया है कि ओडिशा की सारी लोकसभा सीटों पर एनडीए जीत सकता है, लेकिन बाद में कोई गठबंधन नहीं हुआ। जो स्थिति 2019 में थी वो स्थिति अभी भी कायम है। ऐसे में बीजेपी बेहतर कर पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। 2019 में बीजेपी ने तेलंगाना की आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद सीटें पहली बार जीती। तेलंगाना में इस बार बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। 17 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में पार्टी ने 10 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भरा है। बड़ी बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपना सीटों का ग्राफ 1 सीट से बढ़ाकर 8 तक पहुंचा दिया था।
ऐसे में बीजेपी खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में उभरता हुआ देख रही है। हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाकर पार्टी यहाँ पर भगवा लहर चलाना चाहती है। वहीं अगर बीजेपी की असल बढ़त को समझना है तो जानना अहम हो जाता है कि पार्टी ने पिछले कुछ सालों में नए वोट बैंक बनाने का काम भी बखूबी किया है। अब बीजेपी को कोई भी शहरी या सिर्फ हिंदी पट्टी वाली पार्टी का कर संबोधित नहीं कर सकता है। बीजेपी ने ग्रामीण वोटरों में जबरदस्त पैठ बनाई है। ओबीसी वोटरों के लिए बीजेपी पसंदीदा पार्टी बनी है और फर्स्ट टाइम वोटरों का रुझान भी उसकी तरफ हुआ है। बीजेपी ने 2014 के बाद से ग्रामीण वोटरों के बीच में अपनी उपस्थिति बड़े स्तर पर दर्ज करवाई है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ग्रामीण भारत में 37.6% वोट मिले थे। ये 2014 की तुलना में 6.8% ज्यादा रहा। वहीं इस दौरान कांग्रेस के वोट शेयर में 1.2% की गिरावट देखने को मिली थी और 2019 में उसका हिस्सा 18.3% रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में लाभार्थी वोट बैंक पर खासा जोर दिया है। उनका मानना है कि अगर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ नहीं जाएगा तो देश का विकास संभव नहीं होगा। अब इस अप्रोच का फायदा ये हुआ कि पिछड़ा समाज मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं। बीजेपी को 2014 में ओबीसी समाज का 34% वोट मिला था, जो 2019 में बढ़कर 44% तक पहुंच गया। इस बार बीजेपी अपने आंकड़े को और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दे रही है। बड़ी बात यह है कि इन्हीं सालों में कांग्रेस का वोटर बेस कमजोर हो चुका है और उसे सिर्फ 15% के आसपास ही ओबीसी समाज का वोट मिल रहा है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन को 272 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन जब किसी विधेयक को कानून बनाने की बात आती है तो लोकसभा के साथ राज्यसभा के सांसद भी अहम हो जाते हैं और राज्यसभा सांसदों के चुनाव में विधायक और लोकसभा के एमपी अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए संविधान में संशोधन के लिए केंद्र में सरकार वाली पार्टी ज्यादा से ज्यादा सांसदों को अपने साथ चाहती है और यही वो वजह है जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य तय किया है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए देश के विकास और स्थिरता के लिए यह आंकड़ा हासिल करना चाहता है। वहीं विपक्ष का दावा है कि अगर तीसरी बार बीजेपी को देश ने मौका दे दिया तो संविधान में बदलाव के जरिए लोकतंत्र पर खतरा खड़ा हो जाएगा। फैसला जनता को करना है, फैसला आपको करना है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।